एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हुए शिवपूजन सहाय, थोड़ी जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे। शिवपूजन सहाय जिन्होंने एक कहानी का प्लॉट, शब्दों को देखेंगे, कहानी का प्लॉट, एक कहानी लिखी। उन्होंने दहेज प्रथा पर लिखी गई, मुझे जहां तक अध्ययन से अनुमान करता हूं कि शायद हिंदी जगत में दहेज प्रथा पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण कहानी है कहानी का प्लॉट, जिसमें बतलाते हैं कि किस तरीके से आज दहेज के चलते हमारा समाज किस गड्ढे में जा रहा है, गिर रहा है। इस पर उन्होंने व्यंग किया, अपनी आवाज को बुलंदी की और कहा, मैं तो एक कहानी का यहां प्लॉट तैयार कर रहा हूं। उम्मीद है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो इस प्लॉट पर भड़कीली इमारत खड़ी कर ले आने वाली को। और सचमुच में कहानी का प्लॉट जो उन्होंने लिखी दहेज प्रथा पर कहानी, आज हिंदी जगत में कितनी कहानियां, कितने नाटक बगड़वाते हैं कि दहेज अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। समाज की जो ये कुव्यवस्था है इसे कैसे दूर किया जाए, आदि आदि तमाम चीजें आज मिल रही हैं। उसी कड़ी में ये पाठ संख्या 3 भी है, जो ये संकेत दे रहा है कि कैसी व्यवस्था हमारे यहाँ है, क्या कैसे हो रहा है, इन सारी बातों पर केंद्रित। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है सोम प्रभा। वह देखती है कि उसके दादा दादी उसकी मां को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो वह अपनी सूझबूझ का परिचय देती है। अब आपने ये पूछा कि क्यों, कहानी में आपको कुछ समझ में आएगी जब नाटक में मैं पढ़ूंगा, तो मैं पहले आपको मजमून समझा दे रहा हूं। तो अंत में वो बच्ची प्रशासन की मदद लेती और प्रशासन की मदद लेकर वो अपनी मां को बचा पाती है, प्राण देती है। मां को बचा पाती है, प्राण देती है, उसकी रक्षा कर पाती है। नाटिका जहां से प्रारंभ है, ततः प्रविशति करतलाभ्यम चक्षुषी मार्जयंती पंचवर्ष देशिया बालिका सोम प्रभा, यहीं से शुरू होती है कि तब प्रवेश करती है मंच पर करतलाभ्याम, अपनी उंगलियों से, चक्षुषी कहते हैं आंख को, मार्जयंती मलती हुई, मतलब जैसे कोई बच्चा सो करके उठता है, तो सो करके उठा हुआ बच्चा अपनी उंगलियों से चेहरे को, अपनी आंखों को मलते हुए वो बच्ची सोम प्रभा आती है। विमला अयज जागरिता तब रवस्य तावत परिहीयते विद्यालय का मन बेला। उसकी माँ जो विमला है, माँ का नाम विमला है और बच्ची का नाम सोम प्रभा। तो विमला कहती है, अरे तू जाग गई, जल्दी करो, स्कूल जाने का समय नष्ट हो रहा है। हर पेरेंट्स चाहता है, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा समय पर स्कूल पहुंचे। तो सोम प्रभा कहती है, माँ अम्ब अद्यन गमिष्यामि विद्यालय, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। फिर विमला पूछती है सोम प्रभा का हाथ पकड़कर कि क्यों ऐसा कह रही हो, विद्यालय क्यों नहीं जाओगी? विद्यालय तो गंतव्य में वो प्रतिदिन, विद्यालय तो हमें रोज नहीं जानी चाहिए। तो कहती है कि विद्यालय तो तुम्हें हर रोज जाना चाहिए। और यहीं पर सोम प्रभा जो है सो प्रस्थान करती है। तब तक यही से नाटिका अब अपने मूल रूप की ओर मुड़ती है। तब तक विमला की सास मंच पर प्रवेश करती है।
और विमला की सास जब मंच पर प्रवेश करती है, यहीं से वो संवाद शुरू हो जाते हैं। जैसा भी किसी एक बच्चे ने पूछा था कि सास और ससुर बहू को क्यों जलाना चाहते, आप बताएं। आज समाज में जो बहुओं को जलाया जा रहा है, लोग क्यों जला रहे? कभी पूछिए तो उन लोगों से जो समाज के लिए दरिंदे से कम नहीं है, जो दूसरे के घर की लाई हुई बच्ची अमानत जो हमारे यहाँ है उसे जलाते। अभी एक बच्चे ने जवाब दिया कि दहेज के चलते। यहाँ हमारे समझ की भी कुछ उल्टी चीजें। दहेज जो है, कन्या पक्ष के द्वारा दिया गया कोई भी वस्तु, कोई भी चीज दहेज का लाभ, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे होंगे जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, सारे लड़के इस बात का संकल्प लें कि हम दहेज नहीं लेंगे। बच्चियां भी इस बात का संकल्प ले सकती हैं कि जो दहेज लोभी है, जो लोग दहेज ले करके शादी कर रहे हैं, उनसे मैं शादी नहीं करूंगा। और जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी, बच्चियां इनकार करने लगेगी कि नहीं ये दहेज ले, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, तो लड़कों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, ये भारत है, अच्छी बात है, भारत की अच्छी परख है, लेकिन मैं आपको इशारा कर दूं कि आप जरा से पंजाब हरियाणा में चले जाएं, वहां बच्चियों का जो दर है, अनुपात है, कम है। परिणाम क्या होता है? 3 या 4 भाई हैं, 2 की ही शादी हुई, 2 की शादी नहीं हुई तो उन लोगों को ज्यादा कोई मतलब नहीं है, खाना बनाने वाला व्यक्ति मिल गया, चलो भाई उसी पर काम चल जाएगा, गुजर। क्यों आज यहाँ ये वाला है कि लड़कियों को जलाया जा रहा है, बहुओं को जलाया जा रहा है, और वहां ये स्थिति है कि बहुओं के लिए लोग तरसते हैं। क्यों? कि जनसंख्या दर वहां गड़बड़ है। मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था, पूरी तरह से नाम याद नहीं है, लेकिन हिमाचल की घटना थी, हिमाचल के बारे में, जहां पर कोई पहाड़ी, वहां पर कोई जाति है, वहां का ये नियम है कि परिवार में एक ही व्यक्ति की शादी होगी, बाकी जो भाई होंगे उनकी शादी नहीं होगी, वो एक ही पत्नी, सबों की पत्नी होगी। पत्रकार ने जब पूछा, हिंदुस्तान में काफी सुर्खियों में छपा था कि भाई ऐसी रस्म, ऐसी व्यवस्था जो एक सभ्य समाज अच्छा नहीं मानेगा, आप लोग क्यों जारी किए हैं? तो बोलते हैं कि हमारे पास जमीन कम है। द्रौपदी तो महाभारत काल के, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास जमीन कम है, इसलिए हम लोग ये व्यवस्था रखते हैं ताकि हमारे जमीन का बंटवारा नहीं हो। एक लड़का है और 3-4 भाई हैं, तो सभी भाई उसे अपना लड़का मान लेते हैं। और यहाँ एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो लोग उसी में परेशान, सब व्यवस्था की वजह से। फिर भी गलतियां अच्छाइयां होती ही हैं, हमें प्रयास अच्छाइयों की ओर बढ़ने के लिए करना चाहिए। ये तो सरासर गलत है, मैं किसी एंगल से सही नहीं मान रहा हूं कि दहेज के लिए या किसी और बात के लिए दूसरे के घर की लाई गई लड़की जो भाग कर नहीं आई है, आपने उसे लाया है बाइज्जत, और आप उसे प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं या जला डालते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों के अंदर इंसानियत नाम मात्र की भी होगी। ये मैं अपनी व्यक्ति आपको समझा रहा हूं, जो पार्टिसिपेट के अंदर सरासर गलत है, पूर्णतः गलत है। आपको किसी अनजान और परिचित घर में यदि 1 महीना रहने के लिए कह दिया जाए, आपकी हेकड़ी दुरुस्त हो जाएगी, लड़के पक्ष वाले नहीं। लेकिन वो लड़की कैसी है, कितनी महान होती है लड़कियां, जन्म लेती है दूसरे परिवार में,
और फिर दूसरे परिवार में जाकर के गृहस्थी को बसा देती हैं, तरीके से जिंदगी को व्यवस्थित कर देती हैं। मुझे जहां तक लगता है कि ये काम, इतना महानतम काम बच्चियों से ही हो सकता, लड़कों से संभव नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मैं जो अनुभव करता हूं, देखता हूं, फिर भी लड़कियों को लोग एक दृष्टि से देखते हैं। ये गलत बातें हैं, नहीं होनी चाहिए। समाज में उनका भी उतना ही स्थान है। अब मान लीजिए दहेज यदि किसी ने नहीं दिया, तो दहेज की बात तो लड़की आपके पास करने के लिए नहीं आई थी कि मैं आपको इतना दहेज दूंगी या नहीं दूंगी। आप उसके पेरेंट्स की गलती को, जो किसी ने, ये भी गलत है कि पेरेंट्स कह दी कि मैं इतना दूंगा और नहीं दिए, तो पेरेंट्स की गलती को बच्चे पर लागू करना पूरी तरह से गैर कानूनी, अच्छी बात नहीं। एक जितनी, मान लीजिए दहेज थोड़ा कम आया, लेकिन वो बच्चियां उस घर, नए घर में आकर के जितना काम संभाल देती और करती है, मुझे लगता है कि उसका मेहनताना ही जोड़ा जाए तो पता नहीं कब दहेज की संख्या वो समाप्त हो जाए, जो थोड़ी बहुत कम जाता है। ये सारी बातें आएंगी। तब तक उसकी सास बोलती है, बिमले भाई दुष्टे, जरा संबोधन को देखें। आप किसी को गाली देंगे तो ठीक है, वो आपको गाली नहीं दे पाएगा विनम्रता के चलते, लिहाज के चलते, लेकिन उसे दुख तो होगा ही। तो लेकिन बोलती है कि आई दुष्टे पुत्र मृतासी, कहा तुम मर गई। सीधे सीधे नाम लेकर भी पूछा जा सकता था कि विमला तुम कहाँ हो, लेकिन ये सास लोगों का एक रोल होता है महिला वर्ग में, जो हर चीज को उल्टा ही बोलने की कोशिश करती है। अरे तुम कहाँ मर गई, अरे मरने के बाद कहाँ से आएगा, अभी तो जीवित नहीं होगी, तरीके से पूछिए। कियत कालात शब्दापयामी, कितनी देर से मैं तुम्हें आवाज दे रही, ये उसकी सास की आवाज है। विमला सकरुणम निशम्य इयम मम स्वसु सदैव मर्म घाति भी कटु बचने आक्षिपति मां। विमला को काफी दुख होता है। वो तो वह जिस हालात में विमला है, जीने के लिए अभ्यस्त हो चुकी थी, इसलिए उसके शब्द देखिए कितने नपे तुले हैं, करुणा पूर्वक। यह मेरी सास बराबर मर्म भेदी शब्दों के द्वारा, मर्म भेदी मतलब जो कलेजे में स्पर्श कर जाए, खंजर की तरह, तीर की तरह जो दिल में लगे शब्द, ये शब्द कहलाते हैं मर्म भेदी। कुछ बातें तलवार और तीर से भी ज्यादा नुकीली होती है, जो आपके दिल में काफी अंदर तक व्यवस्थ हो जाती है, और मुझे लगता है कि उसका फिर कोई इलाज नहीं हो पाता। फिर ऊंची आवाज में बोलती है, माता मैं आती हूं, क्या करना है, और मंच पर ही घूम जाती है। चूंकि एक नाटक हो रहा है, ये नाटक क्या है, मंच पर ही घूम जाती है। ततः प्रविशति, तब तक प्रवेश करती है। साकोपम कोपम निरूपयंती स्वस्तु, तब तक उसकी सास भी प्रवेश करती है। विमला पूछती है, किम आदिशसी, आप क्या आदेश देती है, क्या क्या है। सास को झलाई हुई है ही, झलाते हुए वो बोलती है, विडम्बयंती किमादिशसी, वो चिढ़ाती है सास और बोलती है, क्या आदेश है। किम इदानीम महादेव्या प्रभात कालो न संजाता, क्या अभी तक महादेवी के लिए सवेरा नहीं हुआ। जरा महादेवी शब्द को देखिए, गुप्त काल में महादेवी शब्द का प्रयोग मिलता है। महादेवी शब्द का प्रयोग मिलता है राजा के ऊपर महादेवी हुआ करती, राजा के ऊपर महादेवी बहुत सम्मानजनक पद हुआ करता था। महादेवी का आदेश कोई काटना नहीं। तो महादेवी, अब मान लीजिए किसी काम करने वाली से हम बोले, हाँ महादेवी आप बहुत समय पर आ गई हैं, तो चीरेगी ही। गुप्त काल का मतलब आप इतिहास में पढ़ेंगे, जब द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय था, समुद्रगुप्त काशी से
मतलब भारत के नेपोलियन कहा जाता है, कभी इसका जिक्र बाद में कर दूंगा, बाद में शब्द का प्रयोग। तो कहती है कि क्या जो महादेवी के जगने का समय नहीं हुआ, अभी प्रभात नहीं हुआ आपके जगने के लिए। बिमला कहती है मैं प्रातः काल का ही तो काम करे, उठ करके बैठी नहीं हूं, तब तक सास उसकी चीज जाती है। प्रातः काल कम कार्य जातुम संपादयसी, प्रातः काल का काम तुम कर रही हो, अब तक चाय की कोई चर्चा नहीं है, अब तक चाय की कोई चर्चा नहीं। तुम्हारा बाप आकर के क्या चाय बनाएगा, ये कोई बोलने का लाजा हुआ? जरा आप लोग खुद अनुमान कर, आप गर्ल्स बॉय दोनों इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिश्ते हैं तो रिश्ते में कुछ देर के लिए विरोध किया जाता है कि तुम्हारे बाप की ये गलती है, माँ की ये गलती है, वो भी रिश्ते, सास का रिश्ते में तो अधिकार है विमला की माँ को या बाप को कुछ कहने के लिए, लेकिन हर वक्त हर पल यदि कहने लगे तो अच्छी बात नहीं। तो कहती है कि चाय क्या तुम्हारा बाप आकर के बनाएगा? ये ना काकनी अपनी न दत्ता, जिसने अभी तक एक कौड़ी भी नहीं दी, जिसने एक कौड़ी तक नहीं दी, फिर वो दहेज पर बात आ जाती है। विमला मम पितृपादम किमर्थम कर दस्यम, आप मेरे पिता को क्यों कोस रही है, क्यों उलाहना दे रही है? जब किमपि कथनीयम, जो आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, बात भी सही। बार बार पेरेंट्स पर आप क्यों जा रहे हैं? गलती उनकी है, वो देखी जाएगी, आप मुझसे कहिए। स्वसु स्वभ्रुभंग सबुज क्षेपम, तब तक उसकी सास आंखें तरेर कर और भुजा मतलब हाथ को उठाकर कहती है अस्या दुष्टाया अधरोत्तरम, सुनो तुम लोग इस दुष्टा के जवाब को। देखिए उसका लहजा शुरू से ही कर्कश की तरह, इस दुष्टा के जवाब को सुनो। यदि इसका वो अपना बाप इतना ही प्यारा है तो वहीं पर जाकर क्यों नहीं मर जाती? जरा देखिए हर पल पल में तिरस्कार। एक तो बोले कि क्या तुम्हारा बापा का चाय बनाएगा, अब कह रही है कि यदि तुमको बाप इतना ही प्रिय है तो तुम अपने बाप ही के पास जाकर क्यों नहीं मर जाते? भाई मरने की क्या जरूरत है? सामान्य शब्दों में सुन, इसको ऐसे भी कहा जा सकता था भाई तुमको यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, तुम चले जाओ अपने मैके में ही रहो, ऐसे भी कहा जा सकता। लेकिन वो तो उलाहने पर तुली हुई, तो बोलती है कि क्या वहीं पर बाप के पास जाकर मर क्यों नहीं जाती? विमला अब आगे जवाब देती है, चूंकि तो बातचीत हो ही रही है। स्व तुम माम ने तुम सावने विगते, वो तो बीते हुए सावन महीने में मुझे लेने के लिए आए थे, आपने ही जाने नहीं दिया। गरीब से गरीब बाप भी लड़की की गुजारिश को, उसकी इल्तिजा को नहीं दबा पाता है। लड़की यदि आना चाहती है 2 4 10 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए, वो तो पढ़ाई होती है, तो हर गरीब से गरीब गार्जियन भी बुला लेता है। और सावन के महीने में तो जब तीज होती है, सौभागिनी जो महिलाओं के लिए तमाम है, रक्षाबंधन भी है भाइयों के लिए, तो मुझे लगता है कि सावन का महीना मैके की ओर थोड़ा ज्यादा खींचता है लड़कियों को, महिला वर्ग को, क्योंकि रक्षाबंधन भी होता है जो भाई के लिए है, और पति की खुशहाली कुशलता के लिए तीज भी है, और भी व्रत। सास अरे दुष्ट, वेतन का घमंड करती है, वेतन से गर्भम उद्वाह, ध्यान दीजिएगा। शंकर जी की भी पूजा होती है भाई सावन में। ऐसा लग रहा है कि आप लोग धार्मिक चीजों की अच्छी जानकारी रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ भगवान शंकर को सामने लाना मेरा उद्देश्य नहीं था, पर मुझे ध्यान केंद्रित करना था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी बहू है जो नौकरी पेशे में है, सैलरी भी ला करके दे रही है। एक होता है कि चलो 2 4 10 कोई कम दिया तो कैसे काम चलेगा,
लेकिन ये सैलरी देने वाली है। जरा सोचिए, लड़का कमाता है शादीशुदा, तो जो होता है अपने बाप को दे देता है, और लड़की बेचारी दूसरे घर की जो आती हो, जो कमाती हो, अपने बाप को नहीं देती है, बल्कि अपने सास ससुर को दे देती है। लड़का एक भी पैसे नहीं देने जाता है ससुराल में। अब कुछ ससुराल बहुत लोग दे देते होंगे तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। तो एक तो सैलरी में है, कमा रही है, कहती है कि तू अत्यधिक घमंडी हो गई है, 3-4 पैसे क्या कमा लाती हो, इसीलिए ना तुम्हारा ये इतना मन बढ़ा हुआ है। मैं तुम्हारे पैसों पर थूकती हूँ, निश्चिवनम करोसी तव पनकेसु, मैं तुम्हारे पैसों पर थूकती हूँ। तुम क्या मानती हो कि तुम ही धन लाती हो? क्या है तेरा धन? तेरे पिता ने जितने दहेज देने का वादा किया था उसका आधा भी नहीं दिया। अच्छा भाई, नहीं दिया तो क्या मतलब है उसी चीज को लेकर झगड़ा करने की? लेकिन कुछ लोगों की आदत हो जाती है। मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक झगड़ालू महिला थी, और 24 घंटे में यदि वो झगड़ा नहीं करती थी तो उसका पेट फूलने लगता था, अपच हो जाती। तो कोई ना कोई झगड़ा जरूरी था ताकि उसका खाना हजम हो। एक बार ऐसा हुआ, पूरा दिन बीत गया, अब तो सारा मोहल्ला जान ही गया था कि भाई ये झगड़ालू औरत है, इसको रोज दिन झगड़ा चाहिए, बात बात पर झगड़ा करेगी। तो कोई झगड़ा करने के लिए नहीं मिला। तो संध्या के समय उसका पेट जो काफी फूल चुका था, सोची कोई झगड़ा करने के लिए तो मिल नहीं रहा है। तो चलनी जो होती है ना, आटा वगैरह चालने में आप लोग देखे होंगे, उस चलनी को रस्सी से बांधी और कुएं पर चली गई, उससे पानी खींचने लगी। अब जरा आप सोचो, क्या चलनी से कुएं का पानी ऊपर आएगा? बाल्टी की तरह तो है नहीं। अब रास्ता चलते हुए किसी व्यक्ति से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, जो उसके बारे में नहीं जानता था कि झगड़ालू है, उसने टोक दिया कि आप क्या कर रही है? बोला इस विधि से कहीं पानी ऊपर आएगा, बस उस पर झगड़ा करने का एक मसाला मिल गया। अब उसी के पीछे लड़ने लगी, तुमने मुझे क्यों टोका, मैं कुछ भी कर रही थी, तुम्हारा क्या जा रहा था? तो इस तरीके की यदि मानसिकता हो जाती है, मेंटलिटी हो जाती है कि नहीं मुझे झगड़ा करना ही है, वो अलग बात। तो तब तक उसके ससुर भी, विमला बोलती है आपकी इतनी क्रूरता है, इतना लालच है आपके अंदर। तो सास बोलती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी निंदा करती हो और मुझे आंखें दिखाती हो। तब तक उसके ससुर का प्रवेश होता है। ससुर कहते हैं किम जातम स्वयं कलहाडंबरम प्रातः काला देव प्रातः कालिकम चायम इदानीम। उसके ससुर भी आते हैं तो बोलते हैं क्यों, किस चीज का हल्ला हो रहा है, इतनी शोरगुल किस चीज की? अभी तक प्रातः कालिक चाय तक पीने के लिए नहीं मिली है। चाय तो एक इस कदर हमारे समाज में चाय व्याप्त हो गया है, क्या अमीर गरीब सबके यहाँ सर्व सुलभ है, मुझे लगता है कि है, और सुबह में तो खासकर। तब तक उसकी सास बोलती है क्या कथा चाय पाने से, क्या पूछते हैं आप चाय पान के बारे में? महिलाओं में अभी मैंने जो कुछ बड़ाई कर दी थी तो बच्चों को लगा था, कुछ बच्चों को लगा भी होगा कि केवल ये बच्चों की महिला पक्ष की ही बड़ाई कर रहे हैं। जो सच्चाई है मैं सिर्फ उससे आपको रूबरू करा रहा हूं, और जो पाठ से रिलेटेड है। एक और भी आवृत्ति होती है महिलाओं में, एक प्रक्रिया होती है कि अपनी बात को पुष्ट करने के लिए तमाम प्रकार के बहाने भी गढ़ लेती है, ये किसी को ही नहीं लगे कि झूठ है। अब जरा देखिए बातचीत जो कुछ भी हुई है विमला में और सास में, वो आपके सामने, लेकिन उसकी सास उन बातों को कैसे रंग दे रही है और ससुर को कहती है चाय की चर्चा। इस दुष्टा ने तो चाय के बर्तन ही तोड़ दिए, बताइए, बर्तन तोड़ने की तो बात ही नहीं। लेकिन देखिए मैंने कुछ भी नहीं कहा तो भी ये मुझे कोस रही है कि हम क्रूर हैं, लालची हैं, राक्षस हैं, दहेज के लिए लालच कर रहे हैं, ऐसे तमाम शब्दों से बताती है। ससुर ये तत् सर्वम कथितमनया, क्या इसने सचमुच में ऐसा कहा है? अब बताइए।
जब दोनों आमने सामने हो। तो विमला ने तो कहा नहीं था, तो बोली कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो सास के जरा देखिए, पश्चात पश्चात देखो देखो, पश्चात पश्चात देखो देखो, अस्या दौरात्म्यम दुर्भगाया, इस दुष्टा की जरा दुष्टता को तो देखिए, क्या क्या बुरा काम नहीं करती, सामने ही उत्तर देती है और मेरे सामने भी चीज चलाती है। ये तो क्या अच्छा बना है, अभी तो मेरे सामने बोल रही है, सामने बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी मुझे याद आता है मानस की पंक्तियां, जब सीता कौशल्या को प्रणाम करने के लिए जाती है। मानस में तुलसीदास लिखते हैं, तीन ही 80 सास मृदुबान, और सास ने मधुर वाणी में आशीर्वाद दिया। यहाँ तो मधुर वाणी तो दूर, अच्छे शब्द का अभाव, अच्छे शब्द का अभाव, मधुर वाणी तो बहुत दूर। अब उसके ससुर जो है वो भी थोड़ा उग्र हो जाते हैं और क्रोध के साथ बोलते हैं कि इसका ये दुस्साहस, और ससुर और सास दोनों उसे हिंसक रूप में देखने लगे। और दोनों के चेहरे पर हिंसा के भाव को जब विमला देखती है, जो उसकी ओर लपकते हैं पकड़ने के लिए, तब तक सोम प्रभा प्रवेश करके देखती है। बच्ची जो स्कूल चली गई थी वो घर में आ जाती और क्या देखती है, विमला कह रही है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं सत्य कहती हूं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं आप लोगों को मुझे मारना नहीं चाहिए। और दोनों मारने की इच्छा से बलपूर्वक विमला को पकड़ करके खींचने लगते। तो सोम प्रभा जो छोटी बच्ची वहां आ जाती है, डरी हुई है, लेकिन धीमी आवाज में माँ माँ आवाज देती है। और सास ससुर जो है सोम प्रभा को नहीं देख पाते हैं, वो विमला को ही खींचते हैं। यहाँ पर एक श्लोक है, ससुर कहते हैं कि नया तू ये नाम महानसम, महानस कहते हैं किचन को, ले चलो इसको रसोई घर में, किचन में, यम तत्व चलो, तो ये वहीं पर चलेगी, जरा साजिश देखिए। दोनों से खींच करके किचन में ले जाते हैं, रसोई घर में। यहाँ ये जल भी जाएगी तो हम लोग समाज में, पुलिस प्रशासन कहीं भी ये कह सकते हैं, भाई खाना बना रही थी जल गई, हम लोग क्या करें। अब बहू खाना बनाएगी तो हम लोगों में से तो कोई लाठी लेकर उसकी चरवाही तो करेगा नहीं, ये उसका प्रॉब्लम है कैसे बनाना है। एक बहाना अच्छा सा होगा, बाहर में जलेगी तो होगा कि हम लोगों ने जलाया है, और वहां चल जाएगी तो हम लोगों पर कोई विषय दोषारोपण भी नहीं होगा, ऐसा आप सोचते हैं। यहाँ एक श्लोक आता है, छने छने प्रवर्धते धनाय हिंसता खलई, जिसका भाव आपको होगा कि दुष्ट लोगों के द्वारा धन के लिए पल पल हिंसा बढ़ रही है, पल पल हिंसा दुष्ट लोगों के द्वारा की जा रही है, बढ़ रही है। क्यों ऐसा होता है, जरा विचार करें। पल पल में हिंसा क्यों बढ़ रही है? लालच जब आपके स्वर पर सवार हो जाएगा, लालच जब आपकी आंखों पर पर्दा बन करके पड़ जाएगा, तो आप वैसे काम करने लगेंगे जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर, रश्मि रति की पंक्ति है जो दिनकर की रचना हिंदी में, जब लोभ सिद्धि का आंखों पर मारी बनकर छा जाता है, तभी तो वह मनुष्य से दुश्चिंत कर्म करवाता। इंसान की आंखों पर जब लोभ मोतियाबिंद की तरह छा जाता है, तो इंसान वैसे काम को भी करने लगता है जिसके बारे में उसने कभी गलत काम के बारे में सोचा भी। इसी ओर ये श्लोक भी इशारा कर रहा है कि लालच में
कैसे कैसे क्या होता है, क्या से क्या नहीं हो जाता है, जिसकी उम्मीद नहीं, हम सोच तक नहीं सकते। दो ही परिस्थिति में इंसान ऐसा करता है। एक, जब ज्यादा लोभ अंदर से होता है तब वो कोई भी गलत कर सकता है, या यदि इंसान 2 दिन 4 दिन 10 दिन का भूखा हो तब भी वो कोई काम कर सकता है। मान लीजिए आपको 3 दिन 4 दिनों तक कमरे में बंद कर दिया जाए, खाना नहीं दिया जाए, और 4 या 5 दिन से भूख से पिलपिलाते इंसान के सामने आप उसे रोटी का टुकड़ा ऐसे दिखा दें और बोले ये रोटी का टुकड़ा तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये तमंचा रिवॉल्वर लो, तुमको इस व्यक्ति की हत्या करनी है। वो बेचारा भूख की मार से पीड़ित इंसान तमंचे को लेकर के हत्या कर देगा, चूंकि उसके लिए रोटी जरूरी है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा इंसान भी कोई पाप कर सकता है, और अत्यधिक लालची इंसान भी कोई पाप कर सकता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन सही होगा। लालची और प्रदीप्त भूखा दोनों की स्थिति एक हो जाती है। जंतुओं के द्वारा मनुष्यता का अत्यधिक निर्दयता के साथ लोभ किया जा रहा है। आज मनुष्यता का लोप हो रहा है। जो पाशविकता है जो पशुओं के अंदर थी वो इंसानों के अंदर आ गई, और इंसानों के अंदर के गुण अब पशु भी सीख रहे हैं। तो हमारे अंदर वो पशुता नहीं हो। इस जगत को 2 भागों में बांटा गया है, इस दुनिया को 2 भागों में बांटा गया है। पापियों के द्वारा वध किया जा रहा है, और साधुता और मनुष्यता जो है अत्यधिक दीनता को प्राप्त हो रही है। मतलब आज अच्छे व्यक्ति की कद्र थोड़ी कम हो गई है, ऐसा माहौल हो गया है, ऐसी परिस्थिति हो गई। इसके बाद विमला या तीव्र चित्कार, जरा ध्यान देंगे, रोना और चित्कार करना में अंतर है। आपको 1-2 तमाचा मार दिया जाए तो आप रोएंगे, लेकिन वैसी चोट जिसे आप बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है या काफी कष्टदायक है, तो जो आपके मुंह से आवाज निकलेगी वो चित्कार कहलाएगी। जैसे चित्कार से मालूम पड़ता है कि किसी की हत्या की जा रही है या उसे भयंकर यातना दी जा रही है। अब मान लीजिए विमला की चित्कार सुनाई, मतलब वो लोग उसे जलाना चाह ही रहे थे, और उसे एहसास हो गया कि ये मुझे जलाएंगे ही और कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, ऐसी उसकी चित्कार है। तब तक पुलिस निरीक्षक के साथ, निरीक्षक कहते हैं इंस्पेक्टर को, पुलिस इंस्पेक्टर के साथ सोम प्रभा प्रवेश करती। पुलिस निरीक्षक कहता है उपस्थित के पास जाकर, किंग क्रियते, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आवाज का लहजा थोड़ा बदलेगा। यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर? इसे छोड़ दो, मुंचत ए नाम, इसे छोड़ दो। सास बोलती है महाभारत, हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। देखिए अब उसका लहजा बदल गया। ये हमारी साध्वी बहू है, जेंटल बहू है, लेकिन रोगी है, मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम में है। हम लोग इसका उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। अब चूंकि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है तो दवा ववा खिलाई जाएगी या इलाज किया जाएगा तो थोड़ा चिल्लाएगी, इसको लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। निरीक्षक, इलाज किया जा रहा है, उपचार क्रियते, इलाज आप कर रहे हैं, मैं तुम दोनों का अब उपचार करूंगा, मैं सब जानता हूं। और फिर वह इंस्पेक्टर सोम प्रभा की ओर इशारा करता है और इशारा कर कर कहता है इस बालिका ने मुझे सब कुछ बता दिया है, फिर सास और ससुर विमला को छोड़ दे।
अब अंतिम जो ये पैराग्राफ है, विमला सकष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य, कष्ट पूर्वक ही सही लेकिन सोम प्रभा के पास जाकर पुत्री त्वम कथम, तुम यहां पर कैसे आ गए। पहला प्रश्न है, सोम प्रभा अम्ब मम उपान हो त्रुटि, तो मेरे जूते टूटे हुए और पुस्तक मंजूषा जब त्रुटि देती, और मेरी पुस्तक मंजूषा जो है वो भी फटी हुई है। अध्यापिका माम कक्षायाम निष्कासित होती, इसलिए अध्यापिका ने मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया। जरा देखिए, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं, आप ही की बुक की चीजें आपको बता रहा हूं। कहती है कि मेरे जूते फटे थे और मेरी मंजूषा जो आपको ये बैग है वो भी फटा हुआ था। इस अध्यापिका ने मुझे कहा कि आप घर जाइए, अप टू डेट होकर के आइएगा। अब आप लोग देखिए कि यदि आप लोग सही यूनिफॉर्म में विद्यालय नहीं आते हैं, और यदि मैं बीच में ऑब्जेक्शन खड़ा करता हूं कि भाई देखिए आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है, शूज साफ नहीं है, टाई ढंग से नहीं है, नेल तरीके से कटा नहीं है, हेयर स्टाइल आपकी ठीक नहीं है, तो आप लोगों को भी तकलीफ लगती है। लेकिन क्या करें, ये ड्यूटी है, दैनिक दिनचर्या में शुमार है कि आपको सही रास्ते पर लाना है। ये मत सोचिएगा कि मैं ही आपको बाहर निकाल देता हूं कि आपका यूनिफॉर्म सही नहीं है। आप जो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित जो बुक है, इसमें भी ये संकेत दिया रहा कि आप जूते फटे हैं, मंजूषा फटी है तो बाहर कर दी टीचर। तो यदि आपको भी किया जाता है कि हाँ आप बाहर हो जाए, आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ताजुब तो कभी कभी तब हो जाता है जब कुछ पेरेंट्स भी आ जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को बाहर क्यों किया। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जहां तक मैं समझता हूं, जितनी शिक्षक की भूमिका है उतनी ही महत्वपूर्ण अभिभावक की भी भूमिका होती है। तीनों में संतुलन होना चाहिए, बच्चे में, शिक्षक में, अभिभावक में। जब तीनों में संतुलन होगा तो बच्चे का प्रोग्रेस अबाध गति से होगा। लेकिन यदि तीनों में संतुलन का अभाव होगा तो प्रगति होगी लेकिन थोड़ी परेशानी होगी, कम होगी, समय पर नहीं हो पाएगी, ये सारी बात है। तो उसने कहा कि मेरे जूते फटे थे, बैग फटा था, इसलिए अध्यापिका ने मुझे बाहर कर दिया। त्वया उत्तम, और तुमने कहा था कि विद्यालयाद गृहम एवं अविलंबम आगंतव्यम, कि मैं विद्यालय से सीधे घर आ जाऊं, तो मैं यहां पर आ गई और तो हम गृहम आगता। विमला मार और पुत्री, और रोने लगती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सोम प्रभा कहती है कि अत्रागतम मया दृष्टम, यहां पर आकर के मैंने देखा यह पितामह कि दादा और दादी त्वम मारे, तब तुम्हें मार रहे, और तो हम धावम धावम, इसलिए मैं दौड़कर धावम दौड़कर स्थानकम गता, थाने में चली गई, और पुरुष निरीक्षिका या माया निवेदितम, और मैंने सारी बातें पुलिस निरीक्षक को बताई। विमला सबाष्पम सगदगदम, तब तक विमला का कंठ जो है गदगदम, कंठ मालिंग सोम प्रभा, वो सोम प्रभा को गले लगा लेती है, और आंसू भी, आंसू तो वही रहता है, समय बदल जाता है, खुशी का आंसू और दुख के आंसू, आंसू वही रहता है। खुशी के मौके में वो आंसू खुशी के आंसू कहलाते लगते हैं, और गम के मौके में तो खैर गम के आंसू रहेंगे। बदल जाता है परिस्थिति विशेष में, स्थान परिवर्तन में, आपके चेहरे पर, अपनी आंखों में कालिक लगा ली तो काजल हो जाता है, और आप चेहरे पर लगा ले तो कालिक हो जाती है, काजल तो वही। बदल जाता है
स्थान की वजह से आपको कोई गाली दे दे, आपको बुरा लगेगा। और कोई गाली देकर आपको खाने के लिए दे, मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि आप नहीं खाइएगा, फेंक दीजिएगा। एक तो गाली दे रहा है, ऊपर से खाना दे रहा है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ जो रस्में हैं, शादी विवाह वगैरह में लोग जाते हैं, खाना आके रख दिया जाता है और खाना आके रखने के बाद महिलाएं उन्हें गाली देने लगती है। बड़ी विचित्र विडंबना है। और फिर भी लोग आराम से प्रेम से खाते रहते हैं। समय समय की बात, राम का नाम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, अंतिम सत्य है राम का नाम। लेकिन अब किसी की शादी हो रही हो, बारात चल रहा हो, और यदि वहां हम राम नाम सत्य है कहें, तो परिस्थिति अलग होने की वजह से लोग आक्रोशित हो जाएंगे। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, राम का नाम सच है, वास्तव में सत्य है, लेकिन वो भी परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। वही कहती है, आंसू दो प्रकार के, सुख के और दुख के। वो संप्रभा को गले लगा लेती है और कहती है, त्वया अहम त्राता, मैं तुम्हारे द्वारा बचा ली गई। महता संकटा तुम माम उद्धृतवती, बहुत भारी संकट से तुमने मुझे उबार लिया। प्रियम कृतम त्वया, में तुमने मेरे ऊपर काफी उपकार किया। ये पूरी नाटिका ही थी। एक बच्ची है छोटी सी जिसका नाम सोमप्रभा है, उसी के नाम पर एक नाटिका भी है, सोमप्रभम। और समूची नाटिका उसी के इर्द गिर्द घूमती भी है। तो यही आपको नाटक है, जो नाटक आपको हिंदी बताई गई, पहले वीडियो भी देखे होंगे। कोई और प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। यदि प्रॉब्लम में एक एक बच्चे पहले अपना कम से कम उनका कमेंट मुझे दिख जाए इस पर कि हाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और इसके बाद में ग्रामर जो है आप लोगों का मैं लिस्ट बना चुका हूं आप लोगों को। मुझे लगता है कि 4 चैप्टर तक पढ़ा लेने के बाद थोड़ा सा ग्रामर की ओर बढ़ूंगा, तो नेक्स्ट वाले में वो आपको मिल जाएगी नोटिस, नो प्रॉब्लम। ये जरा एक मिनट, ये जिसके नाम से बबीता देवी आ रहा है, अभी अभी आया था वो, आप क्या है, कौन सा बच्चा है, नाम आपका क्या है, अपनी आवाज दीजिएगा। अभी जो सबसे पहले आया था, नो प्रॉब्लम, अंकिता, ठीक है। हाँ चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे का नाम भी सामने आएगा तो कम से कम मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। पेरेंट नाम तो है ही, और कोई प्रॉब्लम जिसको हो जरा सा पूछ सकते हैं। हाँ तो मैं समझ रहा हूँ, उसी आईडी पर 12:56 हो भी चुके हैं। 1 बजे से चूंकि 10 का भी क्लास लेना है, तो यदि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हो तो आप लोग एक एक कर रिमूव होना शुरू करें और इसका प्रश्नोत्तर बनाइएगा, ताकि दोपहर मुझे सांस लेने के लिए समय मिल जाए। 1 बजे से पढ़ाना है। प्रियांशु राज 4 मिनट है, अच्छा है समय आप देख रहे हैं, ठीक है। एक एक कर रिमूव होते जाएंगे। सर चले गए? सर हैं कि चले गए? चले गए। क्वेश्चन आंसर हम लोग को खुद से करना होगा शायद